दुनिया भर के देशों की एक लिस्ट सामने आई है। ये लिस्ट है भूखे लोगों की। 125 देशों की इस लिस्ट में भारत नीचे से 111वें नंबर पर आया है। हालत यह है कि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे बेहतर दिखाए गए हैं। भारत के बच्चों की स्थिति तो सबसे ज़्यादा बुरी बताई गई है। इस लिस्ट यानी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के मुताबिक सबसे बुरी हालत है हमारे देश के बच्चों की। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत के बच्चों में कुपोषण की जो दर है वो सबसे ज़्यादा 18.7% है। 28.7% के आंकड़ों के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रकाशकों ने भारत में भूख की स्थिति को बहुत ही गंभीर बताया है। हालांकि भारत ने वैश्विक भूख सूचकांक 2023 को सिरे से नकार दिया है और इस रिपोर्ट पर भारत की सरकार का कहना है कि ये देश की छवि खराब करने का प्रयास है। आंकड़ों को खारिज करने का ये सरकारी रवैया कुछ ऐसा ही दिखता है जैसा कि हमने उन सभी रिपोर्ट्स के साथ देखा है जिनमें भारत के बारे में सरकार की नाकामियों को सामने लाने की कोशिशें की गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या भारत में जो हमारे बच्चे हैं इनका बचपन कुपोषण में जकड़ता जा रहा है, असमानता की खाई जो है वो व्यापक होती जा रही है और सरकार की जो तमाम सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं वो असफल होती जा रही है। जो दावा किया जा रहा है हमारे खुद देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक जो है सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंच रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं जब इस तरह का वर्ल्ड हंगर इंडेक्स सामने आता है और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भी हमसे बेहतर कर रहे हैं। कम से कम अपनी जनता को पोषण दे पाने में भारत से आगे दिखते हैं। कई सवाल उठ रहे हैं। क्या है स्ट्रेट टॉक के आज के सवाल? आइए दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि क्या सामाजिक कल्याण की योजनाएं विफल हो रही हैं, और एक सवाल कि क्या खाद्य सुरक्षा में पोषण पर भ्रष्टाचार हावी हुआ है। हालांकि दावे हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन कई जगह पर यह देखने को मिला है कि किस तरह से भ्रष्टाचार अभी भी जमीन पर मौजूद है। हालांकि खबरें नहीं सामने आ पाती। गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने में राज्य और केंद्र की नीतियां कारगर क्यों नहीं हो पा रही हैं, ये भी एक प्रश्न है। और क्या हंगर इंडेक्स को पूर्णतः सही माना जाए? सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमला साबित हुआ है इस पूरे 9 वर्षों में जब से केंद्र में मोदी सरकार, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनकर आई है। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए पहले उनका स्ट्रेट टॉक में स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मेदुसा जुड़ चुकी हैं, शिक्षिका भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी और व्यंग्यकार भी है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर मेदुसा आपका। जी, हमारे साथ पटना से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, हेमंत कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्ट्रेट टॉक से जुड़े। और शिमला से वरिष्ठ पत्रकार अधीर रोहल सर भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर, आपने अपना समय निकाला। और डॉक्टर मेदुसा, क्योंकि आप बहुत ही खुलकर साहसिक तरीके से अपनी बात रखती हैं, तो ये जो वर्ल्ड इंडेक्स को सरकार ने नकार दिया है, क्या आप देखती हैं कि जो सवाल सरकार ने खड़े किए हैं कि ये तो इमेज खराब करने की कोशिश है, क्या ये इमेज खराब हो रही है? ये सबसे पहली बात तो नेहा जी की, जब आप कहती है ना कि भ्रष्टाचार, या जब आप नहीं कहती है, जब कोई भी कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तो एक व्यंग्यकार होने के नाते मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है। क्योंकि हमारे बीच में, और क्योंकि मैं सोशल मीडिया को बिलोंग करती हूँ, सोशल मीडिया में ही मेरा अधिकतर काम है, तो हम क्रिएटर्स या फिर जो भी हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं, हमारे बीच में एक कहना है कि पहले भ्रष्टाचार में क्या होता था, हर लेवल पे 2 रुपए आपको देने पड़ते थे। तो मान लीजिए आप 10 जगह दे रहे हैं तो 20 रुपए आपको देने पड़ते थे। अब 20 के 20 रुपए आप एक ही जगह दे रहे हैं, तो आपके पॉकेट से जाओ कि नहीं पैसे रहे हैं, लेकिन वो एक ही सोर्स को जा रहा है। इस तरीके से भ्रष्टाचार सो कॉल्ड आपने वो किया। बट एनीवे, वो एक साइड नोट था। वो जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि इमेज खराब होने का, अब इमेज खराब होने के लिए किसी को कोई सूचकांक निकालने की जरूरत है नहीं। इनफैक्ट कई जगह में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो बाहर कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते रहते हैं। अमेरिका वाले जहां पर अमेरिका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इट्स मैंडेटरी फॉर देयर प्रेसिडेंट टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द प्रेस। वहां पर इस साफ तरीके से बोला जाता है कि हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया है, उन्होंने नहीं कहा है वो कोई भी सवाल नहीं लेंगे या एक सवाल लेंगे। अभी हाल ही में वो कहीं गए थे और एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने चल रही है और जिस कंट्री में वो विजिट कर रहे हैं उसके प्रेसिडेंट आके सामने खड़े होते हैं, वो धीरे से साइड में सुमड़ी से निकल जाते हैं। सो ये सारी चीजें दुनिया में निकल रही है, तो इमेज खराब करने की तो कोई बात है नहीं।
और जहां तक हंगर इंडेक्स की बात है, रिकॉर्ड में, क्योंकि जब से मैंने वीडियो क्रिएट करना शुरू किया, इनफैक्ट मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में ही मैंने हंगर इंडेक्स की बात की थी। उसी समय 3 साल पहले जो हंगर इंडेक्स था, जब हम लोग 105वें पायदान पर पहुंचे थे, 103 से 105वें पायदान पर पहुंचे थे, और तब हमने नोटिस किया था कि वाकई में पिछले 9 साल में, जहां 90 के अराउंड हम लोग रहा करते थे शुरुआती दौर में, वहां से हम लोग स्लिप करके 111 तक पहुंच गए हैं। एंड नॉट जस्ट दी हंगर इंडेक्स, बट अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात करें, तो पैलेस्टाइन आज की डेट में जहां पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, वॉर एरिया से भी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऐसे कई इलाके हैं जहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिटरली वॉर टॉर्न एरिया से भी खराब है। कोई डेवलपमेंट नहीं है किसी भी तरीके का। चलिए हमारे साथ जी। तो ये सब तो है, ये सब ट्रूथ है। इसमें इमेज खराब, अगर आपकी इमेज खराब हो रही है तो आप काम कीजिए जमीनी तौर पर और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। कोई हमारा दुश्मन थोड़ी है कि हमारी इमेज खराब करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ हेमंत सर भी जुड़े हुए हैं पटना से, क्योंकि जो बिहार है उसको तो अति पिछड़ा जो राज्य है उसका दर्जा मिला हुआ है। हालांकि नीतीश बाबू कोशिश करते रहे कि विशेष दर्जा दिया जाए और यहाँ पर जो है सामाजिक कल्याण की जो योजना है थोड़ा और इस पर जो बजट मिले, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। हेमंत सर, क्या लगता है जब इस तरह का हंगर इंडेक्स निकल कर आता है तो नजरें ढूंढती हैं कि बिहार में कितना विकास हो पाया, या फिर बिहार में बच्चों की क्या स्थिति है, कुपोषण की वहां परिस्थिति क्या है? बिहार आज की तारीख में भी गरीबी के मोर्चे पर वही टिका हुआ है जहां पहले था, अब नंबर 1 पर है। इसके 5 जो जिले हैं, जो किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है, पूर्वी चंपारण है, ये जिले जो है आज भी सबसे गरीब जिले हैं देश के गरीब जिलों में इनकी गिनती होती है। तो कुपोषण का जो स्तर है, आप उसको अगर यहाँ देखना चाहें तो खास करके जो स्कूलों में मिड डे मील का जो स्कीम चलता है, उन स्कीम्स में आप जाकर के देखें कि कैसे बच्चों को खाना किस तरह से परोसा जाता है, किस तरह के बच्चे, किस ये आय समूह के बच्चे वहां आते हैं। और ये इसलिए वो बच्चे वहां जाते हैं कि उनको पता है कि हमको वहां खाने के लिए खिचड़ी मिलेगी। ये उनकी वहां टिकने का सबसे बड़ा आधार होता है। पढ़ाई वहां सेकेंडरी है बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, और जो वहां पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लिए भी। तो उनको टिकाए रखने के लिए, तो ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि आप टिकाए रखने के लिए बच्चों को आप मिड डे मील ऑफर कर रहे हैं। ये एक अच्छा स्कीम है, इसको बुरा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ठीक है अगर लोगों को, बच्चों को खाने के लिए दिया जाए तो ये खराब नहीं है। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि ये सचमुच आपको बच्चों को टिकाए रखने के लिए ये स्कीम चलाना पड़ रहा है। तो ये जो अभी जो रिपोर्ट आई है जिसमें कि कहा जा रहा है कि सरकार की छवि खराब करने के लिए ये रिपोर्ट आई है, तो ये बिहार में जो कुछ हो रहा है, तो बिहार में तो पिछले 17 सालों से नीतीश जी के साथ बीजेपी की ही सरकार थी, जिनका नारा ही था देश स्तर पर और बिहार में भी, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति। तो आप भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति का जो नारा है, उस नारे की हकीकत ये जो भुखमरी का जो रिपोर्ट आई है उसने उसको जाहिर कर दिया है। तो उस रिपोर्ट के आईने में बिहार की जो तरक्की है वो सामने है। बिहार आज के मामले में सबसे ये अब पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड ये स्टेट हो गया है। बिहार के सभी घरों में बिजली पहुंच गई है, सभी घरों में नल से जल मिल रहा है। लेकिन कुपोषण का जो ये मामला है उसमें आप ये जानिए कि यहाँ की जो आबादी है उसमें जो गरीबों की 52% आज की तारीख में जो गरीब है लगभग, तो उसमें बड़े पैमाने पर पोषण का जो आधार है क्या है, उसमें दाल बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। आज की तारीख की ये रिपोर्ट है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने परिवार ने दाल खाना छोड़ दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे याद आ रहा है उत्तर प्रदेश का एक पत्रकार था जिसको नमक और चावल वाली खबर जो मिड डे मील में स्कूल में बांटा जा रहा था, खिलाया जा रहा था बच्चों को, खबर दिखाने की वजह से जो है कहीं ना कहीं उसे नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा, और कहीं ना कहीं फिर जब उसकी मौत हो गई तो ये भी बहुत दुखद एक समाचार देखने को आई थी। जी, मर भी गया था। अधीर रोहल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधीर सर, मैं मणिपुर को समझना चाहूंगी कि जब बात
बात वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की आती है तो मणिपुर जो है वो पिछले 4 महीनों से जिस तरह से हिंसा में जूझ रहा है, वहाँ पर जो बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं या फिर खाने पीने की जो आपूर्ति की बात होती है, ऐसे में कहीं ना कहीं क्या ये भी एक वजह माना जाए या इंडिकेटर इस यहाँ पर इसने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी लोगों तक शायद ही पहुँच पाई होंगी, क्योंकि एक तो दुर्गम जो परिस्थितियां हैं, वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो काफ़ी जटिल हैं। अधीर सर। नेहा मैम धन्यवाद। एक तो नेहा मैम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सत्ता को आदत हो गई है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा थू, तो इनके मुंह में जो इनको सूट करता है उसे तो अडॉप्ट कर लेते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन जो चीज इन्हें सूट नहीं करती वो सीधी ले आएंगे। देश का अपमान हो गया, संस्कृति का अपमान हो गया। तो आप देखिए कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी चंद लाइनों के ऊपर, न्यूज क्लिक के ऊपर रेड कर देते हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी एजेंसी हमारे देश का दूसरा कहीं से सच ले आती है सामने, तो वहां पर इन्हें पीड़ा होती है। अब जो ये रिपोर्ट आई है उस पे हमारी जो मंत्री हैं, जो वैसे तो उनकी जुबान बंद रहेगी, एक जमाना था कि जब वो सिलेंडर लेकर भी नाचती थी, तो मैं पूरे सम्मान के साथ उन्हें जो अपनी जिम्मेदारी मिली है, मणिपुर का आपने जिक्र किया, तो मणिपुर में जब महिलाओं के ऊपर जो सारी परिस्थितियां, जिन पूरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो ये मोहतरमा खामोश थी, तब इनके मुंह पे ताले थे। लेकिन जब इनको इनके विभाग से या इनकी सत्ता के खिलाफ कुछ मिले, तो ये अपने तीखे तेवर और वही जो नौटंकी और जो करती रही हैं उस तरीके से ये बात करेंगी। अब ये जो आपकी हमारे सामने नई रिपोर्ट आई है और मणिपुर का भी आपने जिक्र किया, तो वहां पर देखिए ना कि अगर इनकी बात ये है कि भाई देश, ये जो रिपोर्ट है, वैसे तो ये मोहतरमा आपको याद होगा कि 3-3.5 महीने पहले अमेठी के साथ लगते एक दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जब एक पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा था, तो इनका ये जवाब था कि आप मेरे क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। एक लफ्ज इस पार्टी के लोगों ने और इनकी विचारधारा ने सीख लिया है कि अपमान कर रहे हैं, हर चीज में अपमान ले आएंगे। ये लोग तो वो हैं, जब अडानी के ऊपर रिपोर्ट आई तो कह रहे थे कि अडानी के खिलाफ जो रिपोर्ट छपी है वो भी देश का अपमान है। तो इनके लिए हर चीज जो इनके मुताबिक नहीं है, मन माफिक नहीं है, वो देश का, इनकी पार्टी का, संस्कृति का अपमान हो जाता है। जो चीजें कड़वा सच है देश का। अभी आप देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि ये देश का अपमान है, तो आज नरेंद्र मोदी साहब बता दें कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में क्यों बांटना पड़ रहा है। ये जो फ्री में अनाज बांटना पड़ रहा है, ये सारा परिणाम पिछले 9 बरस में कि देश के आजाद होने के 75 साल बाद देश को आज वहां आकर खड़ा कर दिया है कि आपको 5 किलो अनाज बांटना पड़ रहा है। और अगर कोई पत्रकार बेचारा उस पुल की सच्चाई सामने ले आया था कि वहां पर नमक और रोटी खिलाई जा रही थी, तो उसे आपने सजा दे दी। अधीर सर, ये जो सच्चाई सामने आई है, आपने अगर ये 80 करोड़ जनता की बात कही कि उनको तो मुफ्त अनाज देने की नौबत आ गई है, तो ऐसे में जब ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आ जाता है तो सरकार की इसी नीति पर सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि आपने अपने लोगों को भूखा नहीं छोड़ा है बल्कि उनको फ्री में अनाज दे रहे हैं, लेकिन दुनिया का जो हंगर इंडेक्स है वो बताता है कि कुपोषण में तो आप पीछे जा रहे हैं। तो क्या एक ये यहाँ पर कहें कि बहुत बड़ा धब्बा और ये नीति फेल हो गई? नेहा मैम, वो 80 करोड़ लोगों को आप भूखा नहीं छोड़ रहे हैं, आपने उनको भूखा कर दिया था। आप उनको भूखमरी की कगार पर ले आए थे। ना आप रोजगार दे सके, ना आपकी जितनी भी रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज थी उनको आपने निकम्मा करके रख दिया। हर चीज में आज आप देखिए कि जो आज बिहार सरकार एक रिपोर्ट सामने लाई है, तो उसमें जो चीजें हैं कि आज अगर हम ओबीसी की बात करें या अति पिछड़ा वर्ग, तो उनकी जो प्रतिदिन इनकम है वो आप 22 रुपए से लेकर 100 कुछ रुपए के बीच में है। तो वो सारी जो परिस्थितियां हैं, और ये जो रिपोर्ट है ये इसी सरकार के बनाए नीति आयोग की है, किसी विदेशी एजेंसी की नहीं है। तो उस नीति आयोग की रिपोर्ट को भी आप मान लीजिए ना कि आदिवासियों की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय
22 रुपए है। आपने इस देश को भुखमरी और भिखमंगों का देश बना दिया, और जब भिखमंगा बना दिया तो लोग आपसे सवाल ना करते, आपको वोटें चाहिए तो आप 5 किलो अनाज की थैली देते हो और उस पर बड़ी बेशर्मी से अपनी तस्वीर छापते हो और अपना विज्ञापन करते हो। तो विदेशी एजेंसियां, और आज नहीं दशकों से नेहा मैम हम सभी देखते आए हैं कि विदेशों से यूएन की कभी रिपोर्ट आएगी, यूनेस्को की रिपोर्ट आएगी, WHO की रिपोर्ट आएगी, तो उन पे इनके जब सच सामने आते हैं तो इन्हें पीड़ा होती है, देश का अपमान हो गया। लेकिन 10 बरस पहले जब 2014 से पहले ऐसी रिपोर्ट आती थी तो यही रिपोर्ट ये संसद में लेकर उछालते थे। तो इन लोगों का जब सच सामने आता है, क्योंकि इनकी हैसियत वही है, 1925 में नागपुर की जिस फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है, इनको सिखाया ही हर जगह झूठ बोलना जाता है। ये वो झूठे लोग हैं जो 1995 में इंटरनेट ना होते हुए पूरे देश में गणेश भगवान के सामने कतारें लगाकर दूध पिलाना शुरू कर गए थे। तो ये झूठ की फैक्ट्री, लेकिन नेहा मैम ये एक्सपोज हो चुके हैं जिस देश तो ये G20 में जो पर्दे में ढके जा रहे थे गरीबों के घर और जो झुग्गी झोपड़ी, ये जो पर्दे हैं ये काम नहीं आए। डॉक्टर मेदुसा हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं मणिपुर की स्थिति को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहती हूँ। डॉक्टर मेदुसा, किसी एक वरिष्ठ पत्रकार से मैं गुवाहाटी में बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर कुपोषण की वजह ये भी दिखती है कि क्या थाली में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ भात मिल जा रहा है और उसके साथ दाल नदारत है, उसके साथ जो सब्जी है वो नदारत है, तो फिर हम जिंदा रहने की स्थिति में दिख रहे हैं। पोषण की तो बात भूल जाइए। आप किस तरह से देख रही हैं मणिपुर और आसपास के जो पूर्वोत्तर राज्य है, सबको मैं समझना चाहती हूँ। मुझे जहां तक जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, बाकी के देश के बाकी के इलाकों से नॉर्थ ईस्ट में फिर भी हालत थोड़े से बेटर है, क्योंकि एक तो हम लोग हमारी जिस तरह की ज्योग्राफी है, हमारे खान पान में भी it's not just a vegetarian way of living, but we have lots of different, हमारे बहुत अलग अलग तरीके की मछलियां होती हैं, अलग अलग तरीके की चीज होती है जिसमें जो हम लोग खाते हैं और जिससे मुझे लगता है जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन है कि पोषण के हिसाब से वो बैलेंस्ड रहता है। लेकिन जहां तक, जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कभी कहीं हम देख सकते हैं कि मे बी दैट हैज अफेक्टेड ये जो हंगर इंडेक्स में हम लोग नीचे गए, फूड चेन सप्लाई, जी इस वजह से क्या हम लोग नीचे गए। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्थ ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट या फिर मणिपुर का एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ओवरऑल देश का कम हुआ है, परफॉर्मेंस खराब हुई है, वो इफेक्ट हुई। क्योंकि पहली बात तो ये है कि कई सारे नेशनल नंबर्स में भी, कई सारे नेशनल स्टेटिस्टिक्स में भी आप नॉर्थ ईस्ट की कई जगहों को या कई स्टेट्स को नहीं गिनते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि इनफैक्ट आज की डेट में मुझे अब धीरे धीरे करके पिछले 5-6 महीनों में जब से मणिपुर के इश्यूज शुरू हुए हैं, तब से तो लोग बात भी करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। बीइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट माई सेल्फ, मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशंस होते हैं। तो इसीलिए मुझे तो नेशनल नंबर्स में भी, और इसीलिए जो इंटरनेशनल नंबर्स, इस तरीके से इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स जो जाते हैं वो नेशनल नंबर पे ही थोड़ा बहुत बेस्ड होते हैं, उसके ऊपर वो लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, सैंपल साइज वगैरह डिजाइन करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई भी इफेक्ट पड़ा होगा इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, जो अभी हम लोग की परफॉर्मेंस रही है। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात है, यू आर राइट, वी आर कंपैरेटिवली better placed than the rest of the country, but फिर भी देश का एक ओवरऑल परफॉर्मेंस तो खराब रही है, उसमें ऑब्वियसली असम एंड इंक्लूडिंग अदर स्टेट्स। और महिलाओं की स्थिति को भी समझूंगी कि क्या वहाँ की जो महिलाएं, क्योंकि एक दो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, उसमें एनीमिक जो है समस्या जो है एनीमिया की, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रबल दिखती है। डॉक्टर मेदुसा, मैं आपसे चाहूँगी कि पहले महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा मैं आपसे समझ लूँ कि क्या है मणिपुर में, उसके बाद मैं हेमंत सर से ये समझूंगी कि ये जो दावा महिला बाल कल्याण मंत्री की तरफ से होता है कि हम जो है कैलोरी पहुंचा रहे हैं महिलाओं, लेकिन बार बार जो है कहीं ना कहीं जो इस तरह के खुलासे हो जाते हैं। डॉक्टर मेदुसा, महिलाओं की क्या स्थिति है मणिपुर में, जहां तक मैं एनीमिया को समझना चाहूँ, क्योंकि एनीमिक जी तो इसमें ना मुझे मतलब नॉर्थ ईस्ट के नंबर्स आर आई थिंक बेटर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज फार एज एनीमिया एंड एज फार एज वुमेन्स हेल्थ इज कंसर्न। लेकिन मैं इस चीज को इस एंगल से एड्रेस करना चाहूंगी कि भारत में जो है ना,
भारत में हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृतियों प्लूरल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। नॉर्थ ईस्ट में कई समाजों में एक मेट्रिलिनियल या मातृ प्रधान, नॉट कंप्लीटली मातृ प्रधान, बट एक झुकाव है मातृ प्रधान समाज की तरफ। तो उसके अलावा हमारे देश के विभिन्न जगहों के, विभिन्न ज्योग्राफिकल एरियाज के विभिन्न संस्कृतियों में एक कॉमन सा एक थीम है जिसमें माँ की ममता को या औरत की ममता को त्याग से जोड़ा जाता है। और उस त्याग में ये भी शामिल है कि माँ खुद भूखी रहेगी लेकिन अपने बच्चों को खिलाएगी। कुछ दिनों पहले एक रील बहुत वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर वगैरह की जगह पे भी, जिसमें एक पति पत्नी खाना खा रहे होते हैं। एक नया कपल है, मतलब यंग कपल है, खाना खा रहे होते हैं और पति फोन पे देख के खाना खा रहा होता है और जो वो बोलता है कि चावल डालो, खाना डालो प्लेट में, और पत्नी देखती है कि जो चावल का बर्तन है, बर्तन में चावल खत्म है, तो वो क्या करती है, चुपके से अपने प्लेट में से उठाकर अपने पति के प्लेट में रख देती है और पति उसको आराम से खा लेता है। तो ये इस रील में इतना ज्यादा लड़की की तारीफ हो रही थी कि देखो ये होती है महिलाएं, या ये होती हैं पत्नियां, आजकल ऐसी पत्नियां नहीं मिलती, एटसेट्रा सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिसमें मुझे साफ तौर से ये दिख रहा था कि एक आइडिया है कि महिला अगर खुद भूखी रहकर सामने वाले को खिला रही तो वो महिला महान। महानता की इस होड़ में या महानता की तलाश में महिलाएं खुद भी भूल जाती हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रखते। तो ऐसे में क्या हमारे देश की जो महिलाएं हैं बहुत महान है और देवी तुल्य है, यही चीज है। वही ना, देवी बना देते हो आप, देवी बना दो लेकिन इंसान बनने मत दो उनको, ठीक है। तो है तो इंसान, आप देवी का दर्जा दोगे भी, अगर कहोगे भी, तभी वो इंसान ही है, उसको भी भूख लगती है। अगर वो भूखी रहेगी उसके शरीर में भी खून का प्रोडक्शन कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो प्यार दिया या आपने जो उनको महान बोल दिया उससे उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा खून दौड़ने लग गया, नहीं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इनफैक्ट इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, ये डॉक्यूमेंट हुआ है कि क्योंकि महिलाएं हमारे देश में कई ऐसी इतना बड़ा प्रतिशत है जिसमें महिलाएं आखिर में खाना खाती हैं, सबके बाद खाना खाती है। और एक एग्जांपल मैं बहुत अक्सर दिया करती हूँ क्योंकि मैं असम से बिलोंग करती हूँ। हम लोग एक मछली खाने वाले हम लोग हैं, हम लोग मछलियां खाते हैं। तो मछली में एक लास्ट का फिश का पार्ट आता है, फिश का जो टेल का पार्ट आता है उसमें ज्यादातर बोन्स होते हैं, वो किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन वो अक्सर हमारे परिवारों में हमारी माओ का फेवरेट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे अच्छे जो पार्ट्स होते हैं वो पति को और बच्चों को मिल जाते हैं और माँ के लिए बस वो फिश गिरता है और उनको अचानक से वो फेवरेट हो जाता है। और मैंने जब पहली बार इस बात को सुना था ना, तब मैंने सोचा था कि वाकई में मेरी मम्मा का भी यही फेवरेट है, मेरी मम्मी भी कोई दूसरा पीस नहीं खाती, हमेशा से यही वाला पीस खाती है। तो दिस इंटरनलाइजेशन ऑफ ये जो सैक्रिफाइस करने का वो है ना, अब अगर ये कोई बाहर वाला सुनेगा भी तो बोलेगा देखो ये आजकल की मॉडर्न महिलाएं हैं, इनको परिवार का आइडिया नहीं है, सैक्रिफाइस का कुछ वो नहीं है। बट अगेन दिस कांस्टेंट प्रेशर, ये जो कांस्टेंट प्रेशर है, ये जो कांस्टेंट कंडीशनिंग है कि आप अगर ऐसा करते हो तो आप अच्छे हो, आप बेटर हो, आप महान हो, आप देवी जैसी हो, उसकी वजह से महिलाएं हमेशा अपने आप को, अपने शरीर तक को गला तो सब कुछ। यानी आपका ये मानना है कि जो एक भारतीय समाज है उसकी जिस तरह से संरचना है, उसकी जो परिकल्पना है, इसके मूल में ये छिपा हुआ है महिलाओं का एनीमिक होना या फिर जो है पूरा पोषण न मिल पर? मतलब मूल में जो जिस तरीके के आइडियाज छुपे हुए हैं ना, जिस तरीके की चीजें छुपी हुए हैं, उससे जैसे कम बोलना या फिर शर्माना या फिर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिसमें आप महिला की एजेंसी को लिमिट कर देते हो, आप उसके मूवमेंट को लिमिट कर देते हो, उसकी सोच को लिमिट कर देते हो, उसको कंडीशन कर देते हो कि ऐसा करोगे तो तुम अच्छे बनोगे। अच्छे किसकी नजर में? किस दौर की नजर में ना, एक पितृप्रधान समाज की नजर में आप अच्छे बनोगे। और अच्छे बनोगे से क्या मतलब क्या है कि आप उनके लिए उपयोगी हो। योर वर्थ, आप जब तक महिला के वर्थ को आप उसके उपयोगिता को जोड़ रहे हो, उसके आइडेंटिटी को, तब तक तो वो यही सोचेगी कि मैं नहीं खाऊंगी तो मैं महान बनूंगी। तो ये दिस इज डॉक्यूमेंटेड। भारत में 40% से अधिक महिलाएं आखिर में खाना खाती है, जितना बचता है उतना खाती हैं। एंड जब हमारे देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, उस 5 किलो में कितनों का गुजारा होता होगा। और उतने में भी सोचिए अगर महिलाएं यही इसी तरीके का सोचती है, ऐसा ही सोचती है कि बच्चों को खिला लो, पति को खिला लो, सबको खिला लो, तब मैं खाती हूँ, तो एनीमिया नहीं होगा तो और क्या होगा? मुझे तो इतना ताज्जुब है कि सिर्फ एनीमिया ही है और कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है।
जी, हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत सर, मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगी कि क्या महिला बाल कल्याण मंत्रालय जो है वो बुरी तरह से असफल दिखता है? यहाँ पर महिलाओं के भी पोषण की बात हो रही है, वहाँ पर हम पूरी तरह से एक्सपोज हो गए पूरी दुनिया के हंगर इंडेक्स में। बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो दुनिया में सबसे बुरे हालत में नजर आते हैं। करप्शन को कहाँ जिम्मेदार मानते हैं आपकी? अगर मैं सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर अगर समझूँ तो ये जो पोषण को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य और प्रदेश केंद्रीय सरकारों की थी, क्या वो फेल हो गए हैं या फिर साल दर साल जो है इस पर ध्यान जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि जो सपने हैं वो तो विश्व गुरु बनने के हैं? देखिए, सपने हमारे इतने आसमानी है कि हम लोग नीचे देखना ही नहीं चाहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी अभी 14,000 फीट की ऊंचाई से कैलाश का दर्शन कर रहे थे। अभी पूरा देश जो है वो ये इजराइल की चिंता में लगा हुआ है और ये इस बात की प्रतीक्षा हो रही है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो कितने कलश लेकर कितनी महिलाएं कहां से कलश यात्रा में शामिल होंगी, कितने ब्राह्मण उस कलश यात्रा में मंत्रोच्चार करके उस पर जल छिड़काव करेंगे। ये सब अभी गोदी मीडिया में चल रहा है, मैं अभी उसी को देख रहा था। तो ये पूरा नैरेटिव जो है यहाँ सेट किया जा रहा है। तो हमारी भुखमरी, हमारी गरीबी और हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है। सर, एक सवाल आ रहा है, रोक रही हूँ लेकिन मन में एक सवाल है तो मैं पूछ लेना चाहती हूँ। ये जो गोदी मीडिया कथित रूप से, मैं नहीं कहूंगी, ये कथित रूप से जो गोदी मीडिया है, क्या इस तरह की खबरों को इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि देश की छवि खराब हो जाएगी? यानी जो सरकार का वर्जन वही गोदी मीडिया का वर्जन? बिल्कुल, अभी मेरे सामने कुछ अखबार पड़े हुए हैं जिसमें ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो भीतर के 16वें पन्ने पर और सिंगल कॉलम में वो सबसे नीचे छपी हुई खबर है। तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी सरकार की चिंता ये मीडिया कितना कर रहा है कि सरकार बहादुर की छवि खराब नहीं हो जाए। जबकि अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई थी कि पूरे देश में जो गरीबी की से ऊपर आने वाले लोगों की संख्या 13.5 करोड़ बताई गई थी कि इतने लोग गरीबी से बाहर निकल गए। उसको पूरे दिन टीवी पर उसका प्रवचन होता रहा। पूरे सभी मीडिया, सभी अखबारों ने उसको फ्रंट पेज पर लिया, कोई टॉप में लगाया, किसी ने बॉटम में लगाया। तो आप इस अंतर को समझ सकते हैं। हम कहते हैं कोई रिपोर्ट आपके खिलाफ अगर जाती हुई है तो उससे आपकी छवि क्यों खराब हो जाएगी? आज की तारीख में ये सही बात है कि आज से 10 साल पहले जिस गरीबी को, जिस भुखमरी को, जिस महंगाई को एक मुद्दा माना जाता था, वो आज मुद्दा नहीं है। आज गरीबी, भुखमरी और महंगाई जो है वो मुद्दा नहीं है, बल्कि इसको बोलने वाले लोग जो है वो देशद्रोही है और ये लोग इस पर ये उनको सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सवाल ये उठा कि हमने कहा कि करप्शन, जो देखिए ये जो पीडीएस वाला सिस्टम है इसमें तब एक तरह से उस पर लगाम लग गया है, लेकिन उसमें आप देखिएगा कि जो लीकेज था उसमें एक लगाम लग गया क्योंकि इतने सारे उसमें डिजिटल ये अप्लाई किए गए हैं एप्लीकेशंस की, आप उसमें बहुत सारा लीकेज नहीं है। लेकिन आप सिर्फ किसी को चावल दे करके, किसी को सिर्फ गेहूं दे करके उसकी भूख को कितना शांत कर सकते हैं? सवाल ये उठता, अगर सवाल ये है कि 13.5 करोड़ लोग बाहर आ गए गरीबी से, तो मुझे लगता है कि आपको ऑटोमेटिकली 80 करोड़ लोगों में से कट कर देना चाहिए था। सरकार को ये आदेश जारी करना चाहिए था कि हमारे लोग गरीबी से ऊपर निकल गए हैं, तो हम जिन लोगों को अनाज दे रहे हैं उसमें से इतनी कटौती होनी चाहिए थी। ये आंकड़े अगर नहीं आए हैं तो संदेह तो उधर होता है कि आखिरकार आपने ये जो आंकड़े जारी किए हैं तो आपकी गरीबी में से जो इतने लोग बाहर आ गए, ऊपर आ गए, गरीबी से बाहर निकल गए, तो उसमें से जो जिन लोगों को आप अनाज उपलब्ध करा रहे हैं उसमें से आंकड़े में से वो उतने निकल जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक सरकार की ओर से नहीं आया है। तो ये जो मेडुसा जो कह रही थी उसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो मणिपुर के बारे में है, नॉर्थ ईस्ट का फूड हैबिट, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं के प्रति जो अप्रोच है वो बाकी हमारे देश से अलग है और उसको हम लोगों से बेहतर है वो। लेकिन मणिपुर में स्थिति है उसमें एक चीज मैं कहना, जो मेरी जानकारी है कि अभी जो मई से लेकर के ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, 5 महीने से ऊपर हो गए, 60,000 से अधिक लोग शिविरों में रह रहे हैं। उसमें बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, और उसके बाद
जो नवप्रसूता महिलाएं हैं जिन्होंने अभी अभी बच्चा को जना है, तो उनके लिए अभी 2 तरह की रिपोर्ट आई थी। एक तो एक पॉलिटिकल पार्टी की टीम गई हुई थी जिसने बिहार में पटना में आकर के अपनी रिपोर्ट जारी की थी। एक डॉक्टर्स की टीम गई हुई थी। उन डॉक्टर्स ने आकर के बताया कि वहां जो सदर अस्पताल जिसको कहते हैं, जिला स्तर का जो अस्पताल कहते हैं, उन अस्पतालों में भी ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहा है। हेमंत सर ने बताया कि मणिपुर में जो स्वास्थ्य स्थिति है वो खासकर महिलाओं को कितना इससे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि बच्चे हों या फिर किसी भी उम्र के पुरुष हों, उन सभी को जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति मणिपुर में लगातार ख़राब चल रही है और आस पड़ोस के जो राज्य हैं वो भी इससे अब प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। अधीर रोहल सर से मैं ये समझना चाहूँगी। रोहल सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब प्रधानमंत्री मंच से ये कहते हैं कि उनके लिए जो सबसे बड़ी जाति है वो गरीब है, गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, गरीबों की बात वो करते हैं, लेकिन जब हंगर इंडेक्स सामने आता है तो उनको गरीब नहीं याद आते बल्कि ये सरकार की छवि खराब करने की कोशिश नज़र आती है। अगर कहीं से ये इंडेक्स सामने आ जाता है तो फिर हमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की बजाय सिरे से इसको नकार देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या हम ये मान लें कि जो देश में एक भी गरीब नहीं बचा है या फिर सभी को जो है पौष्टिक खाना मिल पा रहा है? अधीर सर। मैम, हमारे प्रधानमंत्री को वो चीजें तब याद आती हैं जब वो अनकंफर्टेबल होते हैं, जब उनके सामने मुश्किलें आती हैं, जब चुनावी समीकरण बिगड़ने लगते हैं। अब उन्हें गरीब याद आ रहे हैं। गरीब उन्हें तब याद आ रहे हैं जब एक और आंकड़ा। असल में तो एक चीज मैं सबसे पहले साफ कहना चाहूंगा कि इस सत्ता को सच के जो आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, जब भी वो सामने आते हैं तो पीड़ा होती है। पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि उनका कोई जवाब आपके पास नहीं है। जवाब भी छोड़िए, फ्यूचर के लिए, झूठ बोलने तक के लिए अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। तो जब ये बात करते हैं कि ये 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब, ठीक है, लेकिन तब प्रधानमंत्री को क्यों नहीं याद आता? तब वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं नीच जाति में पैदा हुआ हूं इसलिए मुझे नीच कहा जा रहा है। तब वो जाति ले आते हैं अपनी। जब उन्हें जो कवच चाहिए, जिस तरह की सुरक्षा चाहिए, उस तरह की चीजें हमारे प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी सूटेबिलिटी के लिए सामने ले आते हैं यहाँ में। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो ये सारी परिस्थितियां हैं, इन सब के बीच भी सत्ता के पास आज भी किसी भी जगह कोई जवाब देने के लिए नहीं है। आप देखिए, जितने भी आंकड़े थे पिछले कुछ समय से CMI के आंकड़े आने बंद हो गए हैं। देश में बेरोजगारी के आंकड़े रिलीज होते थे हर महीने, वो बंद हो चुके हैं। जो अपना लेबर ब्यूरो जारी करता था, श्रम विभाग, वो आंकड़े आने जरूरी हो गए हैं कि देश में श्रमिकों की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है। तो हर वो आंकड़ा जो इनका सच सामने ला रहा था, जो इन्होंने एक झूठा और एक भ्रम का मायाजाल इस देश में फैलाया 9 बरस पहले, 9.5 बरस पहले, अब जब टूटता वो नजर आ रहा है, तो जैसा अभी हेमंत भाई ने कहा कि इस टाइम तैयारियां अब ये हो रही होगी, वो चकाचौंध दिखाने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या के लिए ट्रेनें कितनी लाई जाए, गाड़ियां कितनी भेजी जाए, महिलाओं को कैसे भेजा जाए। तो उस भ्रम में और एक और मायाजाल अब वहां का खड़ा किया जाएगा। तो जब देश की जो हकीकत है वो तो हम सभी जानते हैं ना नेहा मैम, कि कहीं ना कहीं आज भी जो महिलाओं की स्थिति है और बच्चों की स्थिति है, मैं तो ये मानता हूं कि कई राज्यों में जो हमारे हिंदी बेल्ट के राज्य हैं कि वहां पर नमक भी क्या मिल पाता होगा। जो हम 80 और 90 के दशक में जो चीज देखते थे कि हमें आयोडाइज नमक चाहिए, आयोडीन की जरूरत है, तो मैं तो ये मानता हूं कि आज कोई ऐसा हेल्थ सर्वे अगर होता है तो इस देश के बच्चों में आयोडीन की कमी भी बहुत बड़ी मात्रा में होगी, जो सबसे बेसिक चीज है। एक नमक की थैली, वो नमक की थैली जिस पे GST लिया जाता है नेहा मैम। इस देश का दुर्भाग्य है कि ये कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस देश का गरीब जो नमक तक नहीं खा सकता, उससे भी GST के नाम पर ये जो टैक्स, जी कहीं ना कहीं ये जो टैक्स व्यवस्था है, इसने भी देश के गरीबों को की जो कमर है और तोड़ दी है। क्या आप मानेंगे कि जो कुपोषण के आंकड़े आए हैं, ये GST जैसे जो टैक्स सिस्टम डेवलप किए गए और जिस तरीके से लगाए गए, कहीं ना कहीं उसके ही अब ये जो है सारे नतीजे, परिणाम सामने आ रहे हैं? अधीर सर।
हमें एक चीज देखिए, आपने बड़ा सही सवाल और वाजिब सवाल उठाया है। जब जीएसटी आपने सभी वर्गों से लेना है और देश के आंकड़े, नीति आयोग के आंकड़े आपके सामने है, देखिए जो देश की जीडीपी और देश का जो पैसा है वो 3% पैसा उन लोगों के, 3% लोगों के पास इस देश की 80-85% वेल्थ है, जबकि जो देश का 80% आबादी है उनके पास है ही क्या। तो जीएसटी जब आप सर ये तो वो आंकड़े हैं ना जो देश को बदनाम करने के लिए जारी किए गए हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं नेहा मैम कि अगर आप जीएसटी जब आप पे लगाया था, अगर आप साथ में ये पॉलिसी लाते कि जो हमारा सेंट्रल स्टेट शेयर का इतना फीसदी जीएसटी होगा वो देश के इन पिछड़े और गरीब तबके के कुपोषण के लिए होगा, किसी उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। वो जीएसटी कलेक्शन जो होता है वो राज्यों को नहीं मिलता, राज्यों का शेयर 6-6 महीने नहीं मिल रहा है, तो गरीबों को क्या मिलेगा। तो ये जो सारी स्थिति है सारा भ्रम है, माया जाल एक बोला गया, फैलाया गया झूठ, तरह तरह के वस्त्र धारण करके आप कहीं भी पहुंच जाएंगे, अपनी तस्वीरें खिंचवा लेंगे। तो वो जो सारी परिस्थितियां है ना वो देश देख रहा है नेहा मैम। अब जो कल की तस्वीरें आई हैं उन कपड़ों को पहनकर अब आम आदमी को क्या लेना। आम आदमी तो बेचारा अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहा है कि आज मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी को कल ये घोषणा करनी पड़ी कि 5वीं तक के बच्चे जो स्कूल जाएंगे उन्हें इतना पैसा मिलेगा, 10वीं तक जो बच्चा स्कूल जाएगा उसे इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि बच्चों की स्थिति इस देश में ये है, खाने की स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर जगह आप नाकाम रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी आंकड़ा इस देश के खिलाफ साजिश लगता है। डॉक्टर मैथ्यू साहब, बच्चों की ये जो स्थिति है ये क्यों खराब हुई? क्या बच्चे मतदाता लिस्ट में शामिल नहीं हैं, या कि पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स की तरह ही चमकती रही है पिछले कई सालों से? बच्चे इसीलिए लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, या फिर जो मूल कारण है क्या मानती हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो बच्चे हैं वो वोट बैंक में नहीं आते हैं, वो अभी वोटर नहीं बने हैं, तो इसीलिए टारगेटेड कंप्लीटली उनके जो इनके जितने भी स्कीम्स और जितने भी अंडरस्टैंडिंग रही है वो सिर्फ इसी वजह से रही है कि किस तरह से इनका वोट बैंक सुनिश्चित रहे और मतलब सही रहे, मतलब फिक्स्ड रहे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी की कोई भी ऐसी बड़ी योजना रही हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने देखा किस तरीके से फेल हुई है, एंड हाउ किस तरीके से इनकी जो मूलभूत धारणाओं में, मूलभूत विचारधारा में ही महिला का सम्मान नहीं है या फिर बेटी का सम्मान नहीं। तो इसीलिए तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो बच्चों के पिछड़े होने की जो वजह, और उससे भी जरूरी है, उससे भी मुझे लगता है एक बात सोचने लायक है कि ये मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैंने देखा है पिछले 10 सालों में, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का मात्र और एकमात्र लक्ष्य सत्ता में बने रहना है। उनका लक्ष्य किसी भी तरीके से किसी की भलाई करना या किसी का उत्थान करने का नहीं है। सत्ता में बने रहने के लिए जो भी उनको साम दाम दंड भेद करना पड़ता है वो करते हैं, और उसमें बच्चे फिलहाल शामिल नहीं है। और ये साम दाम दंड भेद करते करते माता पिता में उन्होंने इतना जहर भर दिया है, माता पिताओं में और एडल्ट में, इस देश के एक वयस्क इंसान में इस तरीके का जहर भर गया कि हमने देखा ही है वो जो भी स्टूडेंट के साथ जो उत्तर प्रदेश में ही कांड हुआ था जिसमें टीचर अपने स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से पिटवा रही थी। तो इस तरीके का नफरत अब आप जब भर देते हो तो नेगेटिविटी भी तो एक चीज होती है ना, वो समय समाप्त हो गया। हेमंत सर से एक लाइन में समझना चाहूंगी। हेमंत सर, सामाजिक कल्याण की जब बात आती है तो नीतीश बाबू को तो सुशासन बाबू कहा जाता है, महिलाओं के लिए जो उन्होंने नीतियां लाई उसके लिए काफी वाहवाही। बच्चों को क्या छोड़ दिया नीतीश बाबू ने भी? हेमंत सर। हाँ नेहा जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन में आपसे समझना चाहेंगे कि अब बच्चों को नीतीश बाबू ने भी छोड़ दिया, महिलाओं को तो साथ में ले लिया? नहीं, महिलाओं के लिए जो खास करके यहाँ जो स्कीम्स है उसमें जो आंगनबाड़ी और जो महिला समूह जो इन्होंने बनवाए वो तो निश्चित रूप से बहुत ही उसकी सराहना पूरे देश भर में हुई। लेकिन एक चीज जो सबसे गंभीर है उसको समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में जो महंगाई है उसने तमाम लोगों के खान पान पर बहुत व्यापक असर डाला है। और उसको एक लाइन में अगर समझना है तो दाल की दरों को आप देख लीजिए, कोई भी दाल 100
जी रुपए से नीचे नहीं है। तो 100 से लेकर के 2 बीच में दाल बिक रही है। आप इससे पूरा समझ लीजिए कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो बच्चों की बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय निकाला। डॉक्टर मधु साहब आपका भी आभार। अधीर सर आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला। हेमंत सर और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और दर्शकों से भी अनुरोध कि आप अपना फीडबैक अवश्य भेजें info@justbroadcasting.com पर, और neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपना फीडबैक ईमेल के रूप में हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।